हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांत गुप्ता फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 11 का थर्ड चैप्टर पार्ट 2 है। और इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, आशा करता हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई अगर दिक्कत होती है तो आज हम जो पार्ट 2 लेके आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये वीडियो में जो बन रही है ये कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस पे ही आधारित रहेगा। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आप अगर फिजिकल एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आप ट्वेल्थ में भी ये इस जो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है और वाइवा में भी हमेशा पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी और काफ़ी नॉलेजफुल रहेंगी। तो हम देर नहीं करते हैं, हम इसमें आगे चलते हैं। तो आज जो है चैप्टर, तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये आपको अब इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब कंपोनेंट ये होता है कि आप अगर फिजिकली फिट हैं तो अगर फिजिकली फिट हैं तो किस तरह से फिट है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास क्षमताएं होनी चाहिए वो आपको फिट रखे। तो इससे इसके बारे में हम ये जानेंगे। तो हम अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जानते हैं। देख रहे हैं फुटबॉल, एक एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर, उसका फिजिकल फिटनेस लेवल हमेशा हाई होता है क्योंकि ये सबसे एंडोरेंस वाला गेम है। 90 मिनट किसी को दौड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये फुटबॉल इसलिए मैंने इसमें लगा रखा है। फुटबॉल प्लेयर एक बहुत ही, अब देखिए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस होता क्या है। पहला स्पीड है, किसी भी काम को आप कितने कम समय में करते हैं तो स्पीड कहलाता है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत हो गई। और तीसरा है स्टेमिना और इंडोरेंस, मतलब कितने लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं, उसको स्टेमिना भी बोल सकते हैं या फिर इंडोरेंस बोल सकते हैं, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। चौथा है सुप्लीनेस, सुप्लीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि कितना मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला होता है। अब लचीले से मतलब आपका शरीर कितना फ्लेक्सिबल है और कितना मतलब मोड़ सकते हैं उसको। आप देखते होंगे बहुत बहुत अपने शरीर को तोड़ मटोड़ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबल, अगर जिस भी खिलाड़ी का बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो उसको जो चोट है, इंजरी है, वो बहुत ज़्यादा आती रहेंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। पांचवा है कोऑर्डिनेशन, और इसको बोलते हैं सैंक्रोनी स्टेशन। अब ये होता क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बिलोंग करता है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर अच्छा काम करता है तो आप सही ढंग से इस पे ये कंपोनेंट आपके शरीर में विद्यमान है। तो बकायदा धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को लेते हैं और एक एक टॉपिक को हम अच्छे से इसको आपको बताएंगे। एक एक बारे में इसके पार्ट भी हैं, तो ये थोड़ा लंबा वीडियो भी हो सकता है। तो आप इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जो बातें आपको लग रहा है कि हाँ नोट डाउन करने लायक, नोट डाउन करते जाइए। वैसे मैं चाहूँगा कि आप पीपीटी के साथ साथ नोट डाउन जरूर करते जाइए। फिर से चलते हैं। आप देख रहे होंगे स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ मतलब ताकत होनी चाहिए। तो इसलिए स्ट्रेंथ का आपका वो दे रखा है कि हाँ अगर स्ट्रेंथ है, ताकत है, तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब स्ट्रेंथ की डिफिनेशन क्या होती है ये जान लेते हैं। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, मतलब जो मसल्स का किसी भी रेजिस्टेंस है, जैसे आपको हम कुछ भी दे दें, जैसे ये माउस ही मान लीजिए, इस माउस को उठाने में जो हमारा मसल्स मसल्स को उठाने में जो ये माउस को अगर हमने उठाया तो मसल्स ने एक ताकत लगाई, तो वो यही होता है आपका स्ट्रेंथ। जितना हैवी आपका मतलब रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा मसल्स को पावर लगानी पड़ेगी या स्ट्रेंथ, ताकत लगानी पड़ेगी, वही स्ट्रेंथ कहलाता है। तो दूसरी एक इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। फैसिलिटेट्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीज एज इट अफेक्ट्स ऑर्गेनिक एफिशिएंसी, मतलब अब ये क्या होता है, एक तो आपका जो डिजीज है उसको भी रेजिस्ट करेगा, उसको खत्म करेगा। अगर आपके पास ताकत अच्छी है तो कोई मतलब बीमारी आपके अंदर आने नहीं देगा।
और ऑर्गेनिक एफिशिएंसी, मतलब आपके अंदर जो खाने पीने से भी जो ताकत आती है वो भी आपको एकदम फैक्ट होगा। मतलब अगर आप सही खान पीन है तो आपका स्ट्रेंथ अच्छा बना रहता है और डिजीज से भी ये बचाता है आपका जो स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल और मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट। मतलब मसल मसल का ग्रुप या मसल ग्रुप मतलब हो गया, मतलब पूरा 2-3 हाथ लगा के आपने उठा लिया, या मसल मतलब छोटी सी उंगली, उंगली भी एक छोटी सी मसल के अंतर्गत ही आएगी। तो मसल या मसल का ग्रुप कोई बॉडी फोर्स कोई चीज उठाता है, एक्सर्ट करता है, मसल ग्रुप उठाते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। अब इट इज द अचीव्ड बाय वॉलंटरी मसल कंट्रक्शन। वॉलंटरी मसल होता क्या है, वॉलंटरी मसल को आप स्केलेटल मसल कह सकते हैं, और वॉलंटरी मसल होता क्या है, बायो वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो आपकी इच्छा पे काम करता है। तो आपकी इच्छा पे, जैसे मैंने उंगली उठाई हिलाया तो ये आपकी इच्छा पे काम कर रहा है, लेकिन जो हार्ट का जो पेशियां होती है वो इनवॉलंटरी होती हैं, वो बिना आपके इच्छा के अनुसार भी वो काम करती रहती हैं। तो वॉलंटरी मसल क्या है, इट अचीव्ड बाय वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन। जब कोई वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी कोई स्ट्रेंथ जनरेट होगा, कोई समान कोई कार्य होगा, तो वो स्ट्रेंथ वही कहलाती है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। ये बात फैक्ट है। जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, उनके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अब कोई जैसे अब स्पीड वाला काम कर रहा है तो उसके पास एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में इसको आप पढ़ेंगे कि किस टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं, वो इसके आगे स्लाइडों में हैं। तो मेन इसका मतलब ये कह रहा है कि स्पेसिफिक टाइप स्पोर्ट, जो जैसा स्पोर्ट्स होगा उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ होगी, तो उस हिसाब से आपको उस स्ट्रेंथ का प्रिपरेशन करना पड़ता है जो जिस तरह का खिलाड़ी होता है। तो आपको समझ में आ गया, जैसे बास्केटबॉल का खिलाड़ी है वैसे मैं इसको आगे एग्जाम्पल में फिर से बताऊंगा। जैसे बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो उसको कौन सा स्ट्रेंथ चाहिए, वेट लिफ्टर है तो उसको कौन सा स्ट्रेंथ चाहिए, खो खो है तो उसको कौन सा स्ट्रेंथ चाहिए। तो हर एक खिलाड़ी का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, नेचर के अनुसार, नेचर के हिसाब से होता है। अब स्ट्रेंथ इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। स्ट्रेंथ को दो भागों में बांटा गया है, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ होता है जो कि आपको दिखाई देता है कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको उठाया, ये डायनेमिक स्ट्रेंथ हो गया। स्टैटिक एक जगह स्थिर रहता है, जैसे ये मसल को मैंने ऐसे किया हुआ है, आपको काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मसल ये मुड़ा हुआ है तो इसमें स्ट्रेंथ जनरेट है, लेकिन काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई ना आपको। डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जब आप किसी काम को आप करते हो तो दिखाई देता है, जैसे आपने ये उठाया, ये डायनेमिक स्ट्रेंथ हो गया। स्टैटिक स्ट्रेंथ हो गया ऐसे रुका हुआ है। तो कोई भी चीज को रोके रहते हैं तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। आगे चलते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होता है, देख रहे हैं। एक स्ट्रेंथ, एक बॉक्सर के पास बहुत ताकत होती है, तो ये सब चीजें मैंने इसीलिए इसमें डाल रखी हैं। इट इज आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ये आपको बहुत हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई ना। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ इसका दूसरा नाम है डायनेमिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज द एबिलिटी एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम मूवमेंट पोजीशन। मैंने फिर से बोला था, मूवमेंट पोजीशन मतलब जिसमें आप काम होता हुआ दिखाई दे। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप किसी सामान को, वेट को उठा रहे हैं, ऐसे इस वेट को उठा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि ये डायनेमिक स्ट्रेंथ है। जैसे हम ये डंबल है, डंबल को हमने इस तरह से उठाया तो ये क्या कहलाएगा, डायनेमिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। अब मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपने इसी को ऐसे होल्ड कर रखा है और ये वेट 5 किलो से ज़्यादा है, अगर आपने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है तो क्या कहलाएगा, स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या क्या है, ये चीज़ें आप जान लीजिए, और ये हमेशा पूछा भी जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो गया, इसको हम ये भी बोल सकते हैं वन आर्म, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम। जैसे ये मसल है, ये हाथ है, इस हाथ से अगर मैंने 50 किलो उठाया और उस 50 केजी को उठाने के बाद दोबारा हम उस वेट को नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो इस मसल ग्रुप का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाएगी। ध्यान से समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगर हम किसी मसल ग्रुप से
कोई इतना वेट उठाते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब मैक्सिमम वेट उठाते हैं, उस वेट को अगर हम दोबारा उस मसल ग्रुप से नहीं उठा पाते हैं तो वो जो वेट होता है वो क्या कहलाता है, आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाता है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता क्या है, जो एग्जांपल क्या क्या है इसमें, शॉर्ट पुट, वेट लिफ्टिंग, हैमर थ्रो, इटीसी, मतलब जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो मैक्सिमम अपना स्ट्रेंथ लगाते हैं, शॉर्ट पुट जो करते हैं, हैमर थ्रो जो करते हैं, वो सब क्या करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। तो आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब एक्ट ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब आ जाते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। देखिए जैसे ये समान है, मतलब ये एक वेट है, इस वेट को आप कितनी जल्दी से उठा लेते हैं, कितनी जल्दी से उठाते हैं, ये क्या कहलाता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई ना। स्पीड के साथ किसी चीज को आप उठाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे आप जंप करते हैं, अगर जितनी तेजी से आप स्विंग करेंगे उतनी तेजी से आप ऊपर जंप करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। स्पीड के साथ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, मतलब स्पीड और स्ट्रेंथ का मिला जुला रूप है। आप तेजी से कोई चीज उठाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाता है। एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस विथ स्पीड, फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ कोई भी वेट को आप उठाते हैं या रेजिस्टेंस को उठाते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाता है। इसमें क्या होता है, पोल वाल्ट, क्योंकि देखिए आप दौड़ के जाते हैं फिर वो पोल, आप पोल वाल्ट में क्या होता है, बम्बू लेके आप जाते हैं, उसके बाद वो बम्बू आपको जब दौड़ के जाते हैं तो वो बम्बू के सहारे आप ऊपर से पूरा क्रॉस करते हैं। तो ये वेट लिफ्टिंग भी आती है। वेट लिफ्टिंग इसलिए आती है कि क्योंकि जितनी स्पीड से आप ऊपर उठाते हैं, देखना स्पीड से ऊपर ले आते हैं, तो ये भी वेट लिफ्टिंग के अंदर आती है। हैमर थ्रो भी आप जब सर्कल बहुत तेजी से करके करते हैं तो ये सब चीजें आती हैं इसमें। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। स्ट्रेंथ इंडोरेंस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, क्योंकि इसका नाम है स्ट्रेंथ इंडोरेंस तो इसलिए बोल रहा है। मतलब किसी जैसा भी, अब इस वेट को मैं कितनी देर तक उठाए रह सकता हूँ, वो इस मसल ग्रुप का, ध्यान रखिएगा, हर एक मसल ग्रुप का अलग अलग क्या होता है, अलग अलग उसकी स्टेमिना होती है, अलग अलग उनका स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग उनकी कैपेसिटी होती है। अगर इसको मैं कितनी देर तक उठाए रह सकता हूँ, ये क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहलाता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। जैसे आप थक गए हैं, एकदम से थके हुए होने, जैसे मसल से आपने बहुत वर्क किया, सुबह से लेकर शाम तक आपने बहुत वर्क कर लिया, वर्क करने के बाद भी आपको बोला गया कि आपको 1 किलोमीटर और जाना है, दौड़ना है, तो आप उसके बाद भी अगर वो स्ट्रेंथ मतलब दौड़ लेते हैं तो वो तो आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहलाएगा। जैसे आप इसको उठाए उठाए हम थक गए, उसके बाद फिर आपसे बोला गया कि इसको फिर से उठा के रखे रहना है, तो वो भी आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहलाता है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहलाता है। तो आप आ जाते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रेस, रोड साइकिलिंग, मतलब लंबे समय तक आप रनिंग करिए या फिर स्विमिंग करिए, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है एंडोरेंस का, स्विमिंग और लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबे समय तक रनिंग करना, लंबी दूरी तक, और रोड साइकिलिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं, देख रहे हैं ना, ये फिगर आपको क्या दिखा रहा है, देख रहे हैं, एक स्थिर पे है, इसको बोल सकते हैं स्टैटिक स्थिर। इसमें देखिएगा तो आपको काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है एक निश्चित पोजीशन पे। इस पे क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पे बहुत ज्यादा ताकत पड़ रही है, इससे आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होता है, इसे ही बोलते हैं हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक। देखिए आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, वो आइसोटोनिक था, कौन सा, डायनेमिक स्ट्रेंथ, और ये क्या है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये भी है, एक्ट स्टैटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए था, इसमें लिखा नहीं हुआ है, एक्ट स्टैटिक रेजिस्टेंस। इट इज द एबिलिटी टू मसल टू एक्ट अगेंस्ट, स्टैटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए था, स्टैटिक शायद छूट गया है भूल से, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
जब भी कोई वेट है उसको आप ऐसे उठाए हुए हैं, ये स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन, देखिए मैंने जो बोला था, इट नॉट सीन डायरेक्टली इन स्पोर्ट बट इन सम स्पोर्ट्स इट इज अप्लाइड इन फेसेस। ठीक है ना, जैसे जिम्नास्टिक में स्टैटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये ऐसा स्ट्रेंथ है जो आपको दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन ये काफी स्पोर्ट्स में ये अप्लाई भी होता है। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय द डायनो डायनोमोमीटर। स्टैटिक स्ट्रेंथ जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है? डायनमोमीटर से। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए। डायनमोमीटर से क्या किया जाता है? ये स्ट्रेंथ आपका मेजर किया जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है? आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, जब उठाते हैं, लिफ्ट करके ऐसे उठाए रहते हैं, तो ये स्टैटिक पोजीशन कहलाता है। पुशिंग द वॉल, आप किसी दीवार को आपने टच, जैसे ये दीवार है, वॉल को आपने ऐसे टच किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। इसमें काम होते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन मसल्स पे क्या हो रहा है? फोर्स जनरेट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। स्पीड, देखिए स्पीड आप समझ रहे होंगे, स्पीड कितनी तेजी से दौड़ता है, आप देख रहे होंगे। बच्चे, ये स्टूडेंट दौड़ रहा है, तो ये दौड़ने का जो होता है वो स्पीड कहलाता है, स्पीड से काम करना। इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। मतलब आप एक स्पीड पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत स्पीड से जा रहे हैं, किसी भी काम को कम समय में कर लेना, वो आपकी स्पीड कहलाता है। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्टर रेट, जितने स्पीड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब इसको बैरो एंड एमसीजी ने इसका डेफिनेशन दिया है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ एंड द सेम पैटर्न एट ए फास्ट रेट। सक्सेसिव मूवमेंट मतलब जो भी आपका मूवमेंट है एज ए फास्ट रेट में, जितनी स्पीड में आप जा सकते हैं, जितनी तेज जा सकते हैं, वो आपकी स्पीड कहलाती है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको पता भी नहीं होगा। कंपोनेंट जो भी आपने पांचों पढ़े, अभी अभी पहला पढ़ लिया स्ट्रेंथ, दूसरा स्पीड पढ़ रहे हैं। स्पीड ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि जन्मजात होता है, इसको ज्यादा स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते। बात समझ रहे हैं ना? ये स्पीड आपके ब्लड में होता है। अगर आपके अंदर आरबीसी की मात्रा ज़्यादा है तो आप स्पीड ज़्यादा वर्क, बहुत तेज़ी से वर्क करेंगे। अगर आपके पास मतलब आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी, वाइड ब्लड सेल, सॉरी आरबीसी मतलब हो गया लंबे समय तक, डब्ल्यूबी से वाइड वाइड ब्लड सेल का। तो वाइड ब्लड सेल अगर आपके पास ज़्यादा है तो बहुत लंबे समय तक बहुत तेज आप काम करेंगे। इसके बारे में अभी आगे भी है, देखेंगे हम। डिफरेंट स्पोर्ट्स स्किल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्ट मूवमेंट एंड क्विक रिएक्शन। ये तो आप सभी जानते हैं, हर स्पोर्ट्स का अलग अलग रिएक्शन है। स्पोर्ट्स में रिएक्शन का बहुत ज़्यादा वैल्यू, जितनी स्पीड से आप कोई काम करते हैं तो आप कह सकते हैं उसको। अब स्पीड डिपेंड ऑन, जो मैंने आपसे बोला था, स्पीड डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी फैक्टर। ठीक है ना, ये आपके अनुवांशिक मतलब आपके जन्मजात होता है। स्पेशली ऑन द टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, जो आपके अंदर मसल फाइबर होते हैं वो ऑन हैज, जो आपके अंदर मसल फाइबर होते हैं उससे को रिलेट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर को हम क्या बोल सकते हैं? डब्ल्यूबीसी, वाइड वाइड मसल ब्लड सेल। फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर क्या बोल सकते हैं? डब्ल्यूबीसी। स्लो स्लो ट्विस्ट फाइबर क्या बोल सकते हैं? आरबीसी। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी का एक होता है जिसके अंदर आरबीसी मतलब रहेगा, वो क्या होगा? लंबे समय तक काम कर सकता है। जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी रहेगा वो क्या होगा? स्पीड से वर्क कर सकता है। तो फास्ट ट्विस्ट फाइबर को आप डब्ल्यूबीसी भी बोल सकते हैं। बात समझ में आगे होगी आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है, इसको भी आप अच्छे से जान लीजिए। देखिए टाइप्स ऑफ स्पीड है रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट ऑफ स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड इंडोरेंस। अगर हम अगर हम इस लाइन को हम स्पीड बना लेते हैं, ये लाइन को हम 100 मीटर का रेस मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ से आप अगर रिएक्शन एबिलिटी, इसीलिए इसका नाम, आपको ये टाइप्स ऑफ स्पीड आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये क्या हो गया आपका रिएक्शन एबिलिटी। जब कोई बंदूक की 100 मीटर का रेस हो गया ये, तो अगर बंदूक का कोई स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होगा, आप रिएक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेट करेंगे, स्पीड को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसीलिए दूसरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन एबिलिटी। क्या हो गया दूसरा, एक्सेलरेशन एबिलिटी। तीसरा क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ स्पीड। मूवमेंट ऑफ स्पीड, स्पीड को आप कैसे बढ़ाते हैं। फिर आ गया लोकोमोटर एबिलिटी, उस स्पीड को कितनी देर तक आप बनाए रखते हैं टॉप फॉर्म में। लोकोमोटिविटी क्या हो गया, उस स्पीड को टॉप फॉर्म, अभी आगे हम बताएंगे भी, टॉप फॉर्म में कितने लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। स्पीड एंड्योरेंस मतलब हो गया कितने लंबे समय तक आप स्पीड, देखिए टॉप फॉर्म को बनाए रखना और कितने लंबे समय तक स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या हो गया, सिंपल रिएक्शनेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शनेबिलिटी। ये आपके टाइप्स ऑफ स्पीड है, इसको आप कोशिश करेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, और ये हमेशा पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब स्पीड को हमने इंडिकेट किया है घोड़े से। आप जानते हैं घोड़ा का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्पीड इसमें घोड़ा आया हुआ है, हॉर्स। टाइप्स ऑफ स्पीड में अब फिर से चलते हैं। क्या था पहला, रिएक्शनेबिलिटी। रिएक्शनेबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड करेक्टली टू ए स्टिमुलस wherever it is the visual and tactical। अब होता क्या है, जैसे बोलना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये रिएक्शनेबिलिटी क्या होती है। जैसे आप आगे की तरफ हैं, आपका फेस इस तरफ है, इस तरफ, अब पीछे से गोली चली, आवाज़ सुन के आप कितनी तेज रिएक्ट करते हैं। एक तो ये हो गया, उसके बाद ये क्या होता है, ये आपका जो कार्डियोवास्कुलर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे ये कंपाइल होता है, कितनी तेज आपका नर्वस सिस्टम आपको इंडिकेट करता है कि कितनी तेज आप स्पीड को बढ़ा सकें। इट इज डिपेंड कंप्लीटली ऑन कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितनी तेज आपको स्टिमुलस करेगा उतनी तेज आप दौड़ करेंगे। अब सिंपल रिएक्शनेबिलिटी, पहला क्या है, सिंपल, इट इज द एबिलिटी टू रीच क्विकली इन ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर टू नो सिग्नल। मतलब आप पहले से जान रहे हैं कि यहाँ 100 मीटर का रेस होना है, एक सिग्नल होगा और आपको 100 मीटर का रेस दौड़ जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल में ही होगा, रिएक्शन ऑफ रेसर टू स्टार्ट 100 मीटर रेस इज ऑलरेडी नोन एज द रेस। रेसर को पहले से ही पता रहता है कि हाँ ट्रिगर दबेगी तो आपको जाना है। दूसरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अल्टीमेट क्या, इट इज एबिलिटी टू रीच क्विकली एंड एक्यूरेटली टू अंडरमाइंड और अनएक्सपेक्टेड सिग्नल। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे हाथ के सिग्नल से आपको इधर उधर मूवमेंट करना है, मैंने ऐसे किया तो आप इधर चले गए, मैंने ऐसे किया इधर चले गए, फिर मैंने ऐसे कर दिया फिर इधर चले गए, फिर मैंने पीछे कर दिया आप पीछे चले गए, फिर मैंने कहा आगे चले जाइए। तो ये हाथ का इंडिकेशन मुझे मालूम है, लेकिन आपको नहीं पता है कि मैं किधर बोलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। बात समझ में आ गई ना, इधर या इधर या इधर, मतलब आपको पता ना रहे कि आपको किधर मूवमेंट करना है, वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। एग्जांपल क्या है, फेसिंग ए बॉल इन क्रिकेट बाय बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन को पता भी नहीं रहता कि बॉल किधर आएगी, तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में ही जल्दी जल्दी। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम पॉसिबल टाइम। मतलब कितनी जल्दी आप अपने मैक्सिमम स्पीड में आ जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सेलरेशन एबिलिटी। एग्जांपल क्या है, स्प्रिंटर है। मूवमेंट एबिलिटी, मूवमेंट क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू डू सिंगल स्मॉल मूवमेंट, छोटा सा सिंगल स्मॉल मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। स्मॉल मूवमेंट को आप कितने मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप कर सकते हैं। जैसे कम्बेटिव स्पोर्ट जैसे रखा है, जैसे ये, जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सर ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको मानना है कितनी तेजी से आप क्विक करते हैं। ये देखिए छोटा सा डिस्टेंस है, लेकिन कितनी तेज आपने इस पे किया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मूवमेंट एबिलिटी। बात समझ में आगे होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट चलते हैं, लोकोमोटर एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मैंने आपसे बोला था कि लोकोमोटर एबिलिटी क्या होता है, लंबे समय तक अपने वही मैक्सिमम स्पीड को बनाए रखना है। ये 200 मीटर और 400 मीटर में ये होता है।
और स्विमिंग में भी होता है, मतलब जो लंबे समय तक अपनी स्पीड को बनाए रखे, वो क्या कहलाता है, लोकोमोटर एबिलिटी। अब स्पीड इंडोरेंस, इट इज द एबिलिटी टू डू द मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। फटीग मतलब थकान। स्पीड इंडोरेंस होता क्या है कि आप अपनी स्पीड को, जैसे बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल प्लेयर बहुत अच्छा एग्जांपल है। बास्केटबॉल देखे होंगे कि सब दौड़ते रहते हैं, स्पीड में दौड़ते रहते हैं, अगर स्पीड नहीं रखेंगे तो हार जाएंगे। तो स्पीड इंडोरेंस में बहुत ज़्यादा आता है, मतलब लंबे समय तक दौड़ते रहना, वो भी अपनी मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इंडोरेंस। इंडोरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेमिना। स्टेमिना मतलब क्या होता है कि आप, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट इज एबिलिटी टू कंटिन्यू द एक्टिविटी अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग और फॉर ए लॉन्ग टाइम। यह एबिलिटी टू कंटिन्यू द एक्टिविटी अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग और फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक बिना थके हुए काम करना, या फिर थके हुए रहने के बावजूद भी आप उस लंबे समय तक काम करते हैं या रनिंग करते हैं, वो क्या कहलाता है, कंडीशन स्टेमिना कहलाता है। इंडोरेंस एज द एबिलिटी टू रजिस्ट फटीग। फटीग मतलब थकान को भी चीर के भी आप कोई काम कर डालिए, वो क्या कहलाता है, इंडोरेंस कहलाता है। उसको किसने बोला, हैरे ने बोला है, हैरे ने। इंडोरेंस एज द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजी सॉरी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सस्टेन मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बैरो एंड मैगी। इन्होंने ये बोला है, इंडोरेंस एज द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कैपेसिटी, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू सस्टेन्स मूवमेंट। अब कितनी तेज वो, कितना लंबे समय तक वो काम करते हैं, ओवर ए पीरियड टाइम, कितने लंबे समय तक, मतलब कितने लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टेमिना कहलाता है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडोरेंस। अब देखिए इसको मेन दो भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। यहाँ नेचर ऑफ एक्टिविटी है, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है। नेचर ऑफ एक्टिविटी में क्या हो गया, मतलब आपका स्वभाव कैसा है, बेसिक इंडोरेंस, जनरल इंडोरेंस, स्पेसिफिक इंडोरेंस। अब ड्यूरेशन मतलब टाइम के, इसको टाइम में बांट दिया गया है, तो स्पीड इंडोरेंस, शॉर्ट टाइम इंडोरेंस, मीडियम इंडोरेंस, लॉन्ग टाइम इंडोरेंस। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंडोरेंस में ही आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी। इसमें क्या है, बेसिक इंडोरेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to the movement in which large number of body and muscles involved at so pace for a duration such as walking, jogging, swimming at moderate speed। मतलब आपको, मतलब आपका जो बेसिक इंडोरेंस क्या होता है, आपका जो लार्ज मसल ग्रुप, मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो आप वर्क करते हैं वो बहुत स्लो मोशन में करते हैं, वो आपका बेसिक, मतलब जो आप दिन भर काम करते हैं, वो आपका बेसिक इंडोरेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब आपको सुबह भी उठे हैं, आप गए जॉगिंग कर लिए, ये सब आपका बेसिक इंडोरेंस कहलाएगा। अब जनरल इंडोरेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेजिस्ट फटीग satisfactory caused by different types of activities, caused by different type of activities, मतलब आपको अलग अलग काम, एक तो वो आपका बेसिक इंडोरेंस क्या हो गया, आपका जो सुबह से लेकर शाम तक जो नेचर है आपका काम करने का, आपको अगर स्पेसिफिक कोई, मतलब कोई काम मिल जाए, उसमें भी आपका जो इंडोरेंस है वो बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जनरल इंडोरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्पेसिफिक इंडोरेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट द टास्क विदाउट एनी फटीग। आप कोई भी, आपको काम दिया जाता है, बिना थके उस काम को आप कर डालते हैं, ये आपका स्पेसिफिक इंडोरेंस कहलाता है। इट इज रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नेचर ऑफ एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट, मतलब ये होता क्या है कि रिक्वायर होता है आपका किससे, मतलब आपके इंडोरेंस से, और ये होता है, डिपेंड किस पे होता है, आपके गेम पे। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंडोरेंस ऑफ ए बॉक्सर इज डिफरेंट फ्रॉम ए डेट ए रेसलर, मतलब सबका अलग अलग होता है, जो इंडोरेंस होता है, बॉक्सर का अलग होगा और रेसलर का अलग होगा। टाइप्स ऑफ इंडोरेंस में अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ये जान लीजिए।
स्पीड इंड्योरेंस इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट विद इन हाई स्पीड। इसमें हाई स्पीड में जितनी मैक्सिमम स्पीड होती है वो आपका कहलाता है रेजिस्टिव फटीग इन एक्टिविटी अप टू 45 सेकंड। मतलब 45 सेकंड से पहले जो भी आप जितनी तेज से दौड़ सकते हैं वो क्या कहलाता है आपका स्पीड इंडोरेंस। इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस स्पीड इंडोरेंस में। ठीक है। इन शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म इंडोरेंस इज नीडेड रेजिस्ट फटीग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एट लास्टिंग फ्रॉम 45 सेकंड टू 2 मिनट। मतलब जो 45 सेकंड से 2 मिनट तक आप स्पीड को बनाए रखते हैं वो क्या कहलाएगा इन शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। आपको इसमें क्या है ड्यूरेशन, आपको ड्यूरेशन याद रखना है कि स्पीड में क्या है अप टू 45 सेकंड, शॉर्ट टर्म में क्या है 45 सेकंड से 2 मिनट। अब आते हैं नीचे, इसको यही याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। द मीडियम टर्म ऑफ इंडोरेंस इट इज द एक्टिविटी लास्टिंग फ्रॉम 2 मिनट टू 11 मिनट। अब इसमें क्या होगा, जो मीडियम होता है वो 2 मिनट से 11 मिनट तक कोई आप एक्टिविटी करते हैं इस इंडोरेंस का, वो तो इंडोरेंस कहलाएगा। इसमें एग्जांपल आप मान सकते हैं 1500 मतलब 1500 एंड 300 मीटर रेस, मतलब 3 किलोमीटर रेस। लॉन्ग टर्म इंडोरेंस क्या क्या होता है, इट इज द नीडेड दोज स्पोर्ट्स विच रिक्वायर मोर देन 11 मिनट। मतलब 11 मिनट से ज़्यादा आप लगातार रनिंग कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म इंडोरेंस कहलाएगा। जिसके बोल सकते हैं 5 किलोमीटर रेस या 10,000 मीटर रेस या फिर क्रॉस कंट्री या फिर मैराथन रेस, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। अब आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाते हैं, देख रहे हैं मूवमेंट, जो ये शरीर जो इतनी अच्छी जो एक्सरसाइज होती है ये सब इसी में आ जाती है। इट इज़ ए मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। मतलब आपका जो जॉइंट है उसका मैक्सिमम रेंज, जैसे ये उंगली बहुत लोग की जुड़ जाती है, इसको भी ऐसे आप देखिए ऐसे करें तो यही जुड़ रहा है बहुत लोग का, लेकिन छोटे पे जुड़ जाता है। इट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ एनी जॉइंट। जो रेंज है वो जैसे कभी कभी जुड़ जाता है लेकिन जुड़ता नहीं बहुत लोग का, हमारा नहीं जुड़ रहा है लेकिन बहुत लोग का जुड़ भी जाता है। तो इट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। किसी का मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। रेंज ऑफ मूवमेंट्स वेरियस significantly from joint to joint but depend on the structure of the surrounding of tendons, ligaments, मसल टिश्यू। तो मतलब हर एक जो आपका रेंज ऑफ मूवमेंट जॉइंट है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट यहाँ पे है शोल्डर में और आपका कहाँ पे है यहाँ पे, तो जो इसमें जॉइंट होगा इसमें देखिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये आपका रेंज ऑफ मूवमेंट इसमें ज़्यादा होगा। वो इसीलिए बोल रहा है कि नेचर डिपेंड होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट पे। अब हिंज जॉइंट है, ये देखिए इसमें मूवमेंट कम हो रहा है, तो आपके नेचर ऑफ जॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन आप वर्क अगर आप लगातार करते रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पे एक्सरसाइज लगातार करते रहेंगे तो आपका बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल होगी। फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, जेनेटिक फैक्टर से तो होता ही होता है लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो इफेक्ट डालता है ये क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग नहीं रखी जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ट्रेनिंग हमेशा करना ही करना है। देख रहे हैं फ्लेक्सिबल बॉडी का, ये फ्लेक्सिबिलिटी एक अलग ही। अब इसके टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्टिव को दो पार्ट में बांटा गया है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे भी। स्टैटिक एंड डायनेमिक है, एक्टिव और पैसिव है। ये सब आपसे वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप देख रहे होंगे किसी दूसरे का, इसमें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू द ज्वाइंट मूवमेंट फॉर ए लॉन्गर रेंज ऑफ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब किसी विदाउट हेल्प, किसी दूसरे का, देखिए ये खुद अपने आप हाथ को अपने पैर के पास ले गया बिना किसी दूसरे के हेल्प के, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल, डूइंग एनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है। अब स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी,
इसको अब दो भागों में बांटा गया। स्टैटिक क्या हो गया, इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन ही रिमेन स्टैटिक पोजीशन। जैसे आप खड़े हैं, एक पैर में आपको बोल दिया खड़ा होने के लिए, आप कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं, वो भी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाया गया। और जैसे डाइविंग, सिटिंग, कितने लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं, कितने लंबे समय तक आप खड़े हो सकते हैं, कितने लंबे समय तक आप एक पैर पे खड़े हो सकते हैं, कितने लंबे समय तक आप इस तरह से पोजीशन बना के रह सकते हैं, तो ये आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। डायनेमिक क्या हो गया, इट इज नीडेड वॉकिंग रनिंग, मतलब आपका जब रनिंग, देखिए अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ध्यान से देखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे ये आप देखेंगे, ये मैं चल रहा हूँ इधर ऐसे ऐसे, लेकिन यही अब ये इतना मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ज्वाइंट आपका अच्छा हो गया तो ये आपका जो मूवमेंट होगा ये बढ़ गया। जब ये मूवमेंट बढ़ गया तो जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका जो नेचर ऑफ मूवमेंट है, वो मूवमेंट आपका नेचर ऑफ ज्वाइंट है, अगर ज्वाइंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसलिए जो तेज खिलाड़ी होता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया, इट इज नीडेड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, इट इंक्रीज बाय द स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में ही अभी देख रहे हैं, आपको देख रहे होंगे ये दूसरे का हेल्प लिया गया है, बिना हेल्प के स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, तो दूसरे का हेल्प लेने से क्या कहलाता है, वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू डू ज्वाइंट मूवमेंट विथ ए ग्रेटर रेंज विथ एन एक्सटर्नल हेल्प ऑफ पार्टनर। तो मतलब बिना दूसरे दूसरे का हेल्प लेके कोई, जैसा मैं इस पे देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, आपने आपने अपने शरीर का हेल्प लिया है तो ये क्या कहलाएगा, आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रही है, ये अपने हाथ से जो मूवमेंट कर रहे हैं बिना बिना अपने उसके, तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज largely determined by joint structure, stretchability of the muscle and ligament। आपका लिगामेंट और मसल के नेचर पे निर्भर करता है कि आप कितना उस पर वर्क दे रहे हैं, तो वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा हो जाएगा तो आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। जब आप एक्सटर्नल हेल्प के साथ फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उस पर आप वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। ये लास्ट है आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये बहुत ही, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। ये देख रहे हैं ना, इधर उधर टच करना, आपस में इधर उधर खड़े होना, ये सब क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाता है। अब ये है क्या, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आर अंडरस्टूड एज रिलेटेड टू स्टेबलाइज्ड एंड generalized pattern of motor control and regulation process. These enable the sportsman to do a group of movements with better quality and effect। इसका जनरल एल ने कहा है, ये कहते क्या है कि पैटर्न मोटर कंट्रोल रेगुलेशन आपके माइंड से ज़्यादा है। आप ये मान के लिए मोटर कंट्रोल क्या हो गया, माइंड से। माइंड से अगर आपको कोई चीज़ कंट्रोल करता है, ग्रुप ऑफ मूवमेंट, आप उस मूवमेंट को आप अच्छे से कर लेते हैं। जैसे मैंने विसिल बजाया, विसिल बजाने के बाद आप रिएक्ट करते हैं, कितनी देर रिएक्ट करते हैं, ये भी आपका कॉन्स्टेबिलिटी कहला गया। अब आपसे बोल दिया गया कि चार तरफ कोन कोन, जैसे इसमें कोन रखा हुआ है, इसमें देख रहे हैं ना, ये कोन इसमें रखा हुआ है, देख रहे हैं, एक कोन इधर है, एक कोन इधर है, एक कोन इधर है। अब ये यहाँ पे आया, इसको टच किया, फिर यहाँ इसको टच किया, फिर इसको टच किया, फिर इसको टच किया। अगर ये इस तरह से अलग अलग टच करते रहेंगे तो क्या कहलाएगा, ये उनका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम आ जाते हैं, पॉइंट स्क्रीन में आ जाएंगे, बैक टू स्क्रीन में ऑप्शन हेल्प आ गया, पेन हटा देते हैं, एरो में आ जाते हैं। ठीक है, आपको हमारे ख्याल से अच्छी सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैंने जितनी चीज़ें अभी तक बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आर दोज एबिलिटी विच स्टेबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड पैटर्न ऑफ मोटर कंट्रोल। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होता है, आर दोज एबिलिटी विच स्टेबलाइज्ड एंड
generalized pattern. आप motor control these ability help the sportsman to do group of movement with better quality and effect. ग्रुप ऑफ मूवमेंट समझ में आ रहा होगा, मतलब आपसे एक बार तुरंत बोला गया बैठने के लिए, तुरंत बोला गया दौड़ने के लिए, तुरंत बोला गया चलने के लिए, तो ये सब चीजें आपका ग्रुप ऑफ मूवमेंट। अगर आपका ग्रुप ऑफ मूवमेंट तभी अच्छा होगा जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर उसका रिस्पांस अच्छा होगा, वही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी प्राइमरली डिपेंड अपॉन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपको मैंने बहुत पहले बता रखा है, ये नर्वस सिस्टम से आपका डिपेंड रहता है। अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको मैंने बना भी रखा है। अगर आपको इसको पूरा याद करना है तो देख रहे हैं ABCDORR लिखा हुआ है, अगर आप इसको ABCDOR तरीके से याद किए रहेंगे तो याद हो जाएगा। एडाप्टेशन एबिलिटी, ए से क्या है एडाप्टेशन एबिलिटी, बी से बैलेंस एबिलिटी, सी से कपलिंग एबिलिटी, डी से डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी, आर से रिएक्शन एबिलिटी, फिर आर से रिदम एबिलिटी है। अब रिएक्शन एबिलिटी आपको इसके पहले भी हमने पढ़ा रखा है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, वो स्पीड में है तो इसके बारे में आपको सब पता ही है। अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, अब इसमें क्या क्या है। एडाप्टेशन एबिलिटी, अब एडाप्टेशन एबिलिटी क्या हो गया, जब आप किसी चीज को आप लंबे समय तक आप एडॉप्ट किए रहते हैं, वो क्या कहलाता है, एडाप्टेशन एबिलिटी कहलाता है। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज द मूवमेंट ऑफ इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू एंटिसिपेटेड चेंज इन सिचुएशन। मतलब अचानक आपको कोई चीज दिया जाए और उसमें आप ढल जाएं तो वो भी कहलाता है। इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंज द मूवमेंट इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू एंटिसिपेटेड चेंजेस इन सिचुएशन, जो आप जान रहे हैं वो सब चेंज हो जाए। बैलेंस एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब हो गया एक जगह स्थिर रह के आप कोई चीज बनाए रखें, तो इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इन बोथ डायनेमिक और स्टेडी पोजिशन, मतलब आप डायनेमिक पोजीशन में हिलते उलते रहें तब भी आप सही ढंग से चल सकें, स्टैटिक पोजीशन में आप खड़े रहें तब भी आप सही ढंग से खड़े रहें, तो वो आपकी बैलेंस एबिलिटी कहलाती है। कपलिंग एबिलिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए प्लेयर टू मूव हिज फिजिकल ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू डू हिज एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोऑर्डिनेटिव बिटवीन हैंड्स एंड आई फीट एंड आईज, ये देखिए फीट एंड हैंड एंड आईज, आंख से आप देख रहे हैं, आप आंख से देखने के बाद हाथ का जो मतलब दो जो आपके जो दो अंग हैं, दो अंग होने के बाद आपका उनके बीच में कैसा तालमेल है। पैर, हाँ जैसे आप जब चलते हैं, चलते समय आपका हाथ आगे जाता है तो पैर दूसरा वाला आगे जाता है, तो ये सब चीजें आपका एग्जाम्पल में कहलाता है कपलिंग एबिलिटी, एक दूसरे का मूवमेंट होना। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में ही differentiation ability, it is the ability to achieve high level accuracy and economy of separate body movement and phases of movement in a motor action। ability achieve high level accuracy मतलब एकदम सही ढंग से, मतलब एकदम अच्छे से जान गए आप। इकोनॉमी स्प्रेड बॉडी मूवमेंट, मतलब जो आपका मूवमेंट होता है वो बहुत कम समय में जल्दी से हो जाए, उसका मतलब टाइम जो ड्यूरेशन वो कम हो जाए, वो कहलाता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ ए पर्सन एडजस्ट हिमसेल्फ एज पर द टाइम एंड कंडीशन ऑफ प्लेस। पता चला ओरिएंटेशन एबिलिटी होता क्या है, जैसे जिसको बोलते हैं दाज देना। हम इधर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन अगर उधर सामने कोई हरकत हो रही है लेकिन हमारी निगाह यहाँ है, लेकिन हमारी एक निगाह वहाँ पे भी है और उसे हम देख रहे हैं और उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ओरिएंटेशन एबिलिटी कहलाएगा। रिएक्शन एबिलिटी आपको मैंने बता ही रखा है स्पीड में, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी मैंने बता रखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी मैंने आपको बता ही रखा है, हर चीज़ बता रखा है। तो रिदम एबिलिटी क्या हो गया, इट इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व ऑफ प्रोसेसिव द रिदम ऑफ मूवमेंट एंड एग्जीक्यूट द मूवमेंट विद द रिक्वायर्ड रिदम। जैसे जिम्नास्टिक, जैसे आप पीटी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो रिदम होता है, रिदम से अगर कोई काम आप करते हैं तो वो रिदम एबिलिटी कहलाता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं रिदम से भी काम करने पर नहीं कर पाते, तो वो क्या कहलाता है, तो रिदम एबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ये आपका पूरा जो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस था ये पूरा खत्म हो गया। ये वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन
मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत मुझे आपको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और मैं अपनी वीडियो को और अच्छा कैसे बना सकूँ उसके लिए अभी आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इसको देख सकें, जितने भी फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।